Good morning, students. How you all? I hope you all are fine. Actually, you all know that I have explained the first part of the first flight. Two stories about flying. As you all know that uh, two stories about flying consist of two parts. The first part was about the first part was about his first flight, and the second part is about black aeroplane. So this is the second part, the black aeroplane, and written by Frederick Forsyth. एक्चुअली इस चैप्टर में क्या होता है कि इस चैप्टर में एक पायलट होता है, एंड द पायलट वॉज वेरी ईगर टू नो टू गो बैक टू हिज हाउस. वो अपने घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ही हैप्पीनेस फील कर रहा है. और राइट नाउ ही इज़ इन पेरिस. अभी वो इस समय पेरिस में है, और पेरिस से वो फ्लाई करके वो इंग्लैंड जाएगा, बिकॉज हिज हाउस वॉज इन इंग्लैंड. उसका घर कहाँ पर था? इंग्लैंड में था. तो जब वो फ्लाई करता है, क्योंकि वो पायलट है, तो वो अपनी मेमोरीज को याद करता है कि कितना अच्छा होगा जब मैं टाइम से अपने घर पहुंच जाऊंगा और अपने फैमिली के साथ बैठकर मैं ब्रेकफास्ट करूंगा. तो ये सारी मेमोरीज को वीव करता अपने माइंड में, बार बार उसको सोचता रहता है. तो आखिर रास्ते में क्या होता है कि वो उसे डिफ़िकल्टीज़ और एडवर्सिटीज़ को फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, इवन उसकी लाइफ डेंजर जोन तक में पहुंच जाती है, बहुत ही मुश्किल से वो बच पाता है. ये सारी चीज़ें किस तरह से क्रिएट होती हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट what the reason behind it. When he gets stuck in the storm. So let's start the chapter. The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. When he takes the flight, जब वो फ्लाइट उड़ाता है, जहाज पे, जब एरोप्लेन पे जब वो उड़ाता है, तो क्या कह रहा है? द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. ईस्ट की तरफ मून निकला हुआ था आसमान में. ईस्ट की तरफ मून शाइन कर रहा था, चमक रहा था, निकला हुआ था. बिहाइंड मी, उसके पीछे एरोप्लेन चल रही थी, उसके पीछे उसे मून बहुत ही अच्छी तरह से अपीयर हो रहा था, दिखाई दे रहा था. एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. द स्काई वॉज क्लियर. आसमान बहुत ही साफ था जब उसने अपनी फ्लाइट को टेकअप किया, उड़ाया, और आसमान में तारे भी दिख रहे थे, तारे भी चमक रहे थे, शाइन कर रहे थे. देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. और जब वो आसमान में था तो बता रहा कि देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. आसमान में एक भी बादल उसे दिखाई नहीं दे रहे थे. मतलब आसमान एकदम साफ था, विजिबल था, और बहुत ही खुश था. वो एरोप्लेन को उड़ा रहा था उस समय वो बहुत खुश था, और उस टाइम रात का वक्त था. इट वॉज नाइट. रात का वक्त था, क्योंकि कंट्री साइड का मतलब पीपल ऑफ द कंट्री. उस कंट्री के जो लोग थे उस समय सो रहे थे और काफ़ी हैप्पीनेस फील कर रहा था उस टाइम में. पायलट. आई वॉज फ्लाइंग My old Dakota aeroplane over France back to England. और वो ओल्ड डकोटा, उस एरोप्लेन का नाम क्या था? डकोटा एरोप्लेन, जो वो फ्रांस से फ्लाई करके इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, क्योंकि इंग्लैंड में ही उसका होम टाउन है. उसका घर कहाँ पर है? इंग्लैंड में. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. और वो उस समय अपने घर के सपने उसे आने लगते हैं, उस सपने में खो जाता है, अपने फैमिली के साथ होने की फीलिंग्स उसके दिल में आने लगती है, और अच्छी उसके जो मोमेंट्स हैं, जो यादें हैं, वो उसको रिकलेक्ट होने लगते हैं, रिकॉल होने लगते हैं, याद आने लगते हैं. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. और जब जिस समय उसने अपनी घड़ी देखी, वॉच देखा, उस समय टाइम क्या था? 1:30, और सुबह का वक्त हो गया था. इट मीन्स इट वॉज मॉर्निंग.
when he looked up his watch. I should call Paris control soon, I thought as I looked on past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. उसने कहा कि उसे पेरिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, यानी कि अपने होम टाउन जा रहा है, और उसने कितनी दूरी तय कर ली है, क्योंकि ये कंट्रोल रूम में ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, अपना डायरेक्शन बताना पड़ता है, आपकी एल्टीट्यूड क्या है, आपकी हाइट क्या है, आप किस डायरेक्शन में हो, अभी तक आपने कितने डिस्टेंस को कवर कर लिया, ये सारी चीज़ें कंट्रोल रूम में बतानी पड़ती हैं। तो उसने कहा कि अब मुझे बता देना चाहिए। जब उसने एरोप्लेन के नोज से देखा, जो उसका शीशा होता है, जो उसका मिरर होता है, उसे नोज कहते हैं, जो सामने एरोप्लेन के लगा होता है, जहाँ से बैठकर पायलट अपनी एरोप्लेन को उड़ाते हैं। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। और जैसा कि वो पायलट अपने कैबिन में बैठा हुआ था, वहाँ से वो जब नीचे देखता है तो उसे बड़े बड़े शहरों की जो लाइट्स हैं जलती हुई दिखाई देती हैं। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। उसके बाद उसने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया, और कौन सी जहाज से वो जा रहा था, ये सारी की सारी चीज़ें उसे इन्फॉर्म करनी होती हैं। बीइंग अ पायलट, एक पायलट होने की वजह से ये सारी इन्फॉर्मेशंस देनी होती हैं। तो उसने कहा कि वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, और इसकी एरोप्लेन का जो नंबर है, जिस एरोप्लेन से वो फ्लाई कर रहा है, जो उड़ा रहा है, वो उसका नाम क्या है, डकोटा है, और उसका नंबर क्या है, DS 088। फिर उसने कहता है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, ओवर। बात खत्म हो जाती है। The voice from the radio answered me immediately, DS 088, I can hear you, you ought to turn 12 degree west now, DS 088, over। फिर वहाँ से रिप्लाई आती है, आवाज़ आती है, और उन्होंने कहा कि हाँ, हमें आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, और अभी आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस उसे फॉलो करना था। पायलट को एक इंस्ट्रक्शन मिला कि आप अपनी एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ आप टर्न कर लें, मोड़ लें, और आप अपने रास्ते क्लियर करके आप आराम से जा सकते हैं। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। उसके बाद क्या करता है, वो अपने मैप और कंपास को निकालता है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, अपने एरोप्लेन को टर्न करता है। टर्न करने के बाद उसने देखा कि एक टैंक तो उसका एम्प्टी हो गया था, तो क्या करता है, दूसरे टैंक की तरफ वो स्विच करता है, जो कि उसका लास्ट टैंक था, फ्यूल का वो लास्ट टैंक था। उसके बाद इसका फ्यूल खत्म हो जाता, और फिर उसने 12 डिग्री अपने एरोप्लेन को टर्न करता है, फिर इंग्लैंड की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट a good big England breakfast, everything was going well, it was an easy flight। बहुत खुश था, he was very happy while flying the aeroplane, and he was thinking of being with his family very soon and having a big breakfast with them। और वो अपने फैमिली के साथ होकर उनके साथ ब्रेकफास्ट करना चाह रहा था। इट वॉज हिज चेरिश्ड डिज़ायर, इट वॉज हिज लॉन्ग डिज़ायर, हैविंग ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली मेंबर। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds, they were huge now। अब यहाँ से स्टोरीज एक टर्न लेती है। अब क्या होता है कि अब वो ही वॉज 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस, पेरिस से वो 150 किलोमीटर दूर पहुंच चुका होता है। तभी वो क्या देखता है कि उसके अपने पीछे क्लाउड्स देखता है, स्टॉर्म क्लाउड्स देखता है, बिग क्लाउड्स देखता है, ह्यूज क्लाउड्स देखता है वो। देवर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब पूरे आसमान में जैसे वो ब्लैक क्लाउड्स हॉवरिंग कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं और उसी की तरफ आ रहे हैं। I knew I could not fly up and over them. I did not have enough fuel to fly around them to the north or south। और उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि वो अपने एरोप्लेन को क्लाउड से ऊपर नहीं उड़ा सकता, और ना ही उसके पास इतना फ्यूल है कि वो अपनी एरोप्लेन को, क्या होता है कि एक्चुअली पायलट जो होते हैं, जब पायलट को
जब स्टॉर्म्स कोई आता है, जब ब्लैक क्लाउड्स या उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो पायलट को इंस्ट्रक्शन मिला होता है, उन्हें ट्रेनिंग मिली होती है कि अपने एरोप्लेन को आप क्या करें, चारों तरफ घुमाते रहें जब तक वो फिनिश ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, एंड ना हो जाए, वो जो स्टार में जो तूफान है, जो ब्लैक क्लाउड्स है। लेकिन अब वो पहला कंडीशन ये था, पहला उसने प्लान ये किया कि मैं ऊपर की तरफ क्लाउड से ऊपर में चला जाऊं, लेकिन ये भी प्लान फेल था, क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरह से पता था कि जैसे मैं क्लाउड से ऊपर जाऊंगा मैं उड़ाने के योग्य नहीं हो पाऊंगा और मेरी प्लेन गिर जाएगी। दूसरा उसके पास क्या था, दूसरा पॉइंट ये था कि वो अपने एरोप्लेन को चारों तरफ घुमा ले जब तक स्टॉर्म या ब्लैक क्लाउड्स उसे घेरे हुए हैं। लेकिन वो ये भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये बहुत आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है, ये काफ़ी लंबा चलेगा। तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज करता तो वो गिर जाता। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home, I wanted to get fast। कह रहा है कि उसने सोचा थोड़ी देर के लिए कि मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन उसके दिल में घर भी जाने की क्या नाम तमन्ना थी, क्योंकि बहुत दिनों से वो अपने घर भी नहीं गया था। तो ये दोनों चीज़ें वो उसके दिमाग में आ रही थी कि क्या मैं पेरिस वापस लौट जाऊं या फिर मैं घर जाऊं और एक बिग ब्रेकफास्ट में अपने फैमिली के साथ बैठकर करूं। I'll take the risk, I thought, and flew at old Dakota straight into the star। अब वो क्या चूज करता है, वो पेरिस वापस नहीं जाता, बल्कि उसने क्या कहा कि मैं रिस्क लूंगा, देखता हूँ ये रिस्क कब तक मेरे साथ रहेगा। एंड ही फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टार। उसके बाद वो तूफान जिस तरफ से आ रहा था उसी की तरफ अपनी एरोप्लेन को वो आगे फ्लाई कर देता है, उड़ा देता है। नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके आगे क्या होता है, क्योंकि ये फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरी हुई है। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा क्या उस स्टार्म को वो कोप अप कर पाता है या उसकी एरोप्लेन गिर जाती है, क्या वो वहाँ से सही सलामत बचकर अपने घर वापस चला जाता है, या फिर वो पेरिस तो अब नहीं जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेरिस जाने का उसने मन नहीं बनाया। चाहता तो वो पेरिस जा सकता था, लेकिन वो पेरिस नहीं गया। Okay students, thank you so much for watching this video. See you tomorrow.